जिनसे वो बहुत पहले ही बदला लेना चाहता था, क्योंकि ये जो रॉबर्स होते हैं वो लगातार शी हुआंग के विलेज पे अटैक करते थे। लेकिन यहाँ पे उसकी किस्मत ये होती है कि फिर से उसे ली फैमिली के ही एक मेंबर से पाला पड़ जाता है, क्योंकि जो वुल्फ रॉबर गैंग्स का लीडर होता है वो ली फैमिली का ही होता है। इसका नाम ली फियांग है और पूरी एकेडमी में इसके बारे में ये रूमर होता है ये भी अपनी गोल्डन स्पिरिट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसकी स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि एक वुल्वरीन की स्पिरिट है। अब यहाँ से एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि शी हुआंग उन बैंडिट्स के इलाके में पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ पे काफी सख्त पहरा होता है, तो शी हुआंग वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है और वो उस फॉरेस्ट के घने जंगलों में पहुंच जाता है जो एरिया उन ब्लू वुल्फ्स का होता है। यहाँ शी हुआंग उस लायन के थर्ड आई को निकालता है, जिसे देखते ही सारे वुल्फ एग्रेसिव हो जाते हैं और शी हुआंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शी हुआंग उनसे कहता है कि मैंने अभी अभी थर्ड आई गोल्डन लायन को मारा है, ये जो आई है ये इसी का प्रूफ है, और यहाँ पे मैं ब्लू वुल्फ किंग से मिलने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सभी मुझे सुन सकते हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे वो उन सभी से कहता है कि 3 साल पहले गोल्डन वुल्फ बैंडिट्स ने हजारों की संख्या में ब्लू वुल्फ्स का शिकार किया। तुम्हारी स्किन का यूज करने के साथ साथ उन्होंने तुम्हारा बारबेक्यू भी बनाया, साथ ही फ्राई राइस के साथ तुम्हारे स्ट्यू को भी खाया। अब इसकी रिपोर्ट तुम लोगों ने कई बार की, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ। और पिछले 5 सालों से जब से ब्लू बैंडिट ने इस इलाके में अपने कदम जमाए हैं, ब्लू वुल्फ की संख्या काफी कम हो चुकी है। ये सब बातें मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें भी उन बैंडिट से रिवेंज लेना है। आगे वो कहता है कि मैं भी उन लुटेरे से बदला लेना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे विलेज में ना तो लूटपाट की, सोने चांदी और खाने के तो उन्होंने लूटपाट की, साथ ही हमारे लोगों को भी मार डाला। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम लोग मेरी उसके साथ फाइट करने में मदद करो। अब जबकि मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में काफी कुछ अचीव कर लिया है, जिसका प्रूफ ये थर्ड आई तुम्हारे सामने ही है, ये बताता है कि मेरे में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो तुम लोग मेरा साथ दो ताकि हम खून का बदला खून से ले सके। और अगर ये मेरी बातें वुल्फ किंग सुन रहा है तो वो मेरे सामने आ सकता है, और अगर अभी तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करना नहीं चाहते तो इसी तरह अपने वुल्फ्स को मरता देखो। अब यहाँ और भी वो कई ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देता है, जिसका बस एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी तरह से इन्हें मना ले ताकि वो साथ में मिलकर उस गैंग से फाइट कर सके। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लू वुल्फ किंग अपेयर होता है, जिसे देखते ही शी हुआंग उससे कहता है कि जब मैंने अपनी तरफ से पहल की है तुम्हारे सामने यहाँ पे खड़े होने की, से पता चलता है कि मेरे में कितना कॉन्फिडेंस है। अब तुम इस थर्ड आई को भी देख सकते हो, जो कि काफी फ्रेश है और अभी अभी निकाला गया है, और एक मॉन्स्टर होने के नाते तुम्हें ये पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगेगी कि ये जो लायन है वो कब मरा। सो मैं तुम्हारे साथ यहाँ संगी करने आया हूँ, क्योंकि तुम ही हो जो इन सारे वुल्फ्स को लीड करते हो। यहाँ शी हुआंग उस ब्लू वुल्फ किंग की तारीफें करने लगता है, क्योंकि उन वुल्फ्स ने कभी भी विलेजेस पे अटैक नहीं किया था। आगे वो उन्हें अपने साथ कॉपरेट करने के लिए कहता है, जिसपे जो वुल्फ किंग होता है वो अपनी हामी भरता है एक रोड के साथ। शी हुआंग यहाँ पे देख के हंसने लगता है और फिर वो उस वुल्फ मॉन्स्टर को अपने साथ उन गोल्डन वुल्फ रॉबर्स के इलाके में चलने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि शी हुआंग इन सब को लीड करता हुआ तेजी से उनके इलाके में पहुंच ही रहा होता है, लेकिन यहाँ वो मन में सोचता है कि इतने सारे ब्लू वुल्फ्स हैं, अगर ये मेरा कहना अभी नहीं मानते तब तो लगता है कि मुझे कि मैं आज इनका डिनर बन जाता। लेकिन थैंक गॉड मेरी लंबी चौड़ी स्पीच ने इनको मोटिवेट कर दिया बदला लेने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी उन रॉबर्स के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आगे बढ़ने के लिए एक ब्रिज को पार करना होता है। ये हुआंग यहाँ वुल्फ किंग से कहता है कि ये जो रॉबर्स है, अब इनका इलाका इस तरह के नैरो माउंटेन्स के बीच बनाया गया है, जिन पे डिफेंड करना तो काफी आसान है, लेकिन यहाँ पे इन पे अटैक करना उतना ही मुश्किल। कि वो कहता है कि ये लोग अपने तीर कमान और बहुत सारे पत्थरों से अटैक करते हैं। इनके अलावा इनके पास काफी सारे लट्ठे भी होते हैं और उन लट्ठों में बहुत सारी कीलें ठुकी होती हैं। आगे शी हुआंग उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ लीड करूंगा, लेकिन ये रॉबर्स किस तरह से तुम पे अटैक कर सकते हैं यहाँ ये बताना जरूरी है। अगर तुमको वाकई में बदला लेना है अपने क्लैन का, तो हो सकता है कि तुम में से किसी के यहाँ मौत भी हो जाए। यहाँ वुल्फिंग गुर्राते हुए उसे हामी भरता है। आगे शी हुआंग उसे फॉलो करने का ऑर्डर देते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन रॉबर्स को, जो उन्हें आते हुए देख लेते हैं और तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो गेट को क्लोज कर देते हैं और फिर अपने तीर कमान निकाल लेते हैं, साथ ही वो अपने पत्थरों को भी अरेंज कर लेते हैं। अब उनके गैंग में भी चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सारे प्रिपरेशन कर लेते हैं उन पे अटैक करने के लिए। सबसे पहले वो अपने बो एंड एरो से अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ शी हुआंग जानता था कि ये जो एरोज हैं वो 50 मीटर से ज्यादा रेंज पे नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वो थोड़ा पीछे ही रह जाता है और वहीं से अपने अर्थली स्पिरिट जो कि ग्रिजली बेयर होता है उसे एक्टिवेट करता है। जैसे उसका ग्रिजली बेयर यहाँ पे अपेयर होता है, हम देखते हैं कि अब उस ग्रिजली बेयर ने एक आर्मर भी पहना होता है।
उनके सारे के सारे जो एरोज होते हैं वो उस बियर के सामने नाकाम रह जाते हैं। तो अगली बारी आती है उन पत्थरों के फेंकने की। जैसे वो पत्थर उस ग्रिजली बेयर पे पड़ते हैं वो उन्हें चकनाचूर कर देता है। इसके बाद वो लोग उन लकड़ी के लट्ठों को उसकी तरफ फेंकते हैं, जिसे वो ग्रिजली बेयर अपने हाथों से पकड़ते हुए गोल गोल घुमाते हुए उन्हीं की तरफ फेंक देता है। आगे यहाँ शिवांग का पल्ला हर हाल में भारी था। अब उसका ग्रिजली बेयर तेजी से उनके मेन डोर से टकराता है। इसके कारण वहाँ पे एक धमाका होता है और उनका डोर जो होता है वो चकनाचूर हो जाता है। सारे अब अंदर आ चुके थे। अब सारे के सारे जो वुल्फ्स होते हैं वो एक एक करके उन रॉबर्स पे अटैक करते हैं। ये देखते ही जो वुल्फ रॉबर गैंग का जो लीडर होता है ली फियांग वहाँ पे आ जाता है और उन्हें ये चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे कदम रखने की? क्या तुम लोग अपनी मौत को इतनी आसानी से भूल गए? आगे वो अपने शॉट के साथ वुल्फ पे अटैक करता है। ये देखते ही वुल्फ किंग रोर करते हुए ली फियांग को अपने पंजों से घायल कर देता है। आगे ली फियांग अपने गोल्डन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी गोल्डन स्पिरिट वुल्वरीन की होती है, जो काफी भयानक लग रहा होता है कि तभी देखते हैं शी हुआंग भी अपने अर्थली स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसका ग्रिजली बेयर अपीयर होता है। अब ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं कि तभी शी हुआंग अपने ग्रिजली बेयर को टेयर द माउंटेन टेक्निक अप्लाई करने को कहता है, जिससे वो उस वुल्वरीन को चीरने की कोशिश करने लगता है। ये देखते हुए जो ली फियांग होता है वो भी अपने वुल्वरीन को गोल्डन वुल्फ बाइट के लिए ऑर्डर देता है और जब वो वुल्वरीन उस ग्रिजली बेयर को बाइट जैसे ही करता है, इधर से शी हुआंग आता है और उसके वुल्वरीन पे अपने शॉट से अटैक करता है, जिससे उसका वुल्वरीन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर पीछे से जो वुल्फ किंग होता है वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करने वाला होता है उस ली फियांग पे। इसके अटैक को वो आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी गोल्डन स्पिरिट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो शी हुआंग को देखते हुए कह रहा होता है कि यही तो चीटिंग है, इसने जानबूझ के चीटिंग की है। आगे ग्रिजली बेयर अपनी फुल पावर के साथ उस ली फियांग पे अटैक करता है, जिससे वो पीछे गिरने वाला होता है। दूसरा अटैक वो वुल्फ किंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से करता है, लेकिन यहाँ ली फियांग अपने शॉट का शील्ड क्रिएट कर लेता है। इसके बावजूद भी वो उस वुल्फ किंग से अटैक से नहीं बच पाता और यहाँ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे स्पिरिचुअल रॉक्स उसके पेट में घुस जाते हैं, जिससे वो वहीं पे मारा जाता है। अपने लीडर को इस तरह खत्म होता हुआ देख वो सारे गैंग के जो मेंबर्स होते हैं वो दुम दबा के वहाँ से भाग लेते हैं। अब जो बचे कुछ मेंबर्स होते हैं जिनकी लाशें पड़ी होती हैं वो वुल्फ्स उनको डिनर समझ के खा रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो वुल्फ किंग और उसके वुल्फ शी हुआंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उनके इस एक्सप्रेशन से शी हुआंग यहाँ समझ जाता है कि ये वुल्फ किंग जरूर इस ब्रिज को डिमोलिश करना चाहता है, ताकि कोई भी ह्यूमन उनके इलाके में आकर के उनका शिकार ना कर सके। जिस पे शी हुआंग उसे कहता है कि इस रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें इस ब्रिज की जरूरत है, तो हम इसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन मैं तुमसे यहाँ प्रॉमिस करता हूँ कि अब से कोई भी ह्यूमन तुम लोगों के इलाके में नहीं जाएंगे और ना ही तुम्हारा वो शिकार करेंगे, लेकिन तुम्हें भी यही प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम में से कोई भी ह्यूमंस का शिकार नहीं करोगे। तो तुमने तुम्हारा रिवेंज ले लिया है और मैंने मेरा रिवेंज ले लिया है, तो अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। सो तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते, और अगर फ्यूचर में ऐसी कोई नौबत आती है तो हम तुमसे फिर से कोलैबोरेशन करेंगे। जिस तरह आज हमने साथ मिलकर काम किया है उसी तरह आगे भी करते रहेंगे। जिससे वुल्फ किंग वहाँ पे हॉल करता है और सारे वुल्फ्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बात उस वुल्फ किंग के आन की होती है। वो अब शी हुआंग से फाइट करना चाहता था ताकि उसके वुल्फ के सामने ये इमेज उसकी बरकरार रहे कि शी हुआंग और उसमें वो वुल्फ किंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जिस पे शी हुआंग यहाँ सोच रहा होता है कि अभी उसे थर्ड लेवल कंप्लीट करना बाकी है और यहाँ अगर उसने इस ब्लू वुल्फ किंग से फाइट की तो अपनी सारी की सारी एनर्जी वो यहीं वेस्ट कर जाएगा। तो क्यों ना मैं अपनी अर्थली स्पिरिट की ताकत जो कि टियर द माउंटेन टेक्निक है उसे इसे दिखाऊं। हो सकता है मेरी ये स्ट्रेंथ देख के ये अपना ये फैसला वापस ले ले। ये सोचते हुए शी हुआंग अपनी टियर द माउंटेन की टेक्निक से वहाँ पर एक बहुत बड़े पहाड़ को पंच मारता है, जिससे वो पूरा का पूरा पत्थर क्लैश पर के गिर जाता है। ये देखते ही वुल्फ किंग यहाँ समझ जाता है कि इस शी हुआंग से पंगा लेना तो भारी पड़ेगा और वो अपने वुल्फ के साथ वहाँ से चला जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि वो इनविजिलेटर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं जो शी हुआंग पे नजर रख रहे थे कि कहीं उसने कोई चीटिंग तो नहीं की है। जैसे वो यहाँ पे आते हैं ये देख के हैरान रह जाते हैं कि शी हुआंग ने अकेली ही गोल्डन वुल्फ गैंग के रॉबर्स को तो इस तरह से मात दे दी। उसका क्लासमेट भी आता है जो एक्साइटमेंट में उसे कह रहा होता है कि तुम जीत गए, तुमने अकेले ही इन सबको हरा डाला, तो ये किसी बड़ी मिरेकल से कम नहीं। जिस पे शी हुआंग उस एग्जामिनर से कहता है कि मैंने वुल्फ के साथ मिलके फाइट की है, तो क्या ये तुम्हारे किसी रूल के खिलाफ है? जिस पर उसका क्लासमेट कहता है बिल्कुल भी नहीं, रूल्स तो ये कहता है कि ये कोई पर्सन से मदद नहीं ले सकता, लेकिन वो तो वुल्फ था, वो इंसान का है, वो तो एक मॉन्स्टर है। इस पे वो दूसरा एग्जामिनर उसे कहता है कि अगर तुम किसी ह्यूमन की भी मदद लेते तो ये भी रीजनेबल रहता कि तुमने इस किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और खूंखार गैंग को चूज किया था।
आगे वो एग्जामिनर उस लीडर की लाश लेके वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब बाकी सारे लोग उस लीडर के अड्डे पे होते हैं, जहाँ पे उन रॉबर्स ने उस खजाने को छिपाया था जो इस किंगडम के पूरे विलेजर से इन्होंने लूटा था। अब उस खजाने में से ही शी हुआंग को यहाँ 4 पर्चियां भी मिलती है, जो उसे ये बताती है कि इस खजाने में से इन लोगों को भी हिस्सा दिया जाता था। अब इन पर्चियों में वही सीक्रेट ड्रैगन गार्ड का नाम होता है, दूसरा नाम होता है वो 13 स्कॉर्पियन पैरेट्स का, इससे मुकाबला शी हुआंग ने पहले किया था, और तीसरा होता है उस सिटी आर्मी के गार्ड का जिसके जनरल से शी हुआंग ने भी मुकाबला किया था। अब ये देख के शी हुआंग यहाँ समझ जाता है कि ये सारे के सारे कहीं न कहीं ली फैमिली से कनेक्टेड है। आगे वो कहता है कि ली फैमिली ने तो अब हद ही पार कर दी है। आगे वो उन एग्जामिनर से इस माल को जब्त करने के लिए कहता है। इस पे उसका क्लासमेट कहता है कि जब तुम अगले 3rd लेवल को पार कर लोगे तो तुम तियानबे एकेडमी के 3 जाओ बन जाओगे, जिसका नाम उस मॉन्यूमेंट पे एनग्रेव किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा माल तुम्हारा होगा। तो सोचो तियान जाओ बनना तुम्हारे लिए कितनी बड़ी प्रिविलेज होगी। इस पे शी हुआंग उसे कहता है कि तो साफ साफ भाषा में कहो ना कि अब मैं मिलियनेयर बनने वाला हूँ। जिसपे वो एग्जामिनर उसे कहता है कि अभी तुम्हें 3rd लेवल को पास करना बाकी है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन क्या बनता है। इस पे शी हुआंग ये कहते हुए कि 3rd लेवल मीन्स ली फैमिली, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तो तुम लोग मुझसे बच के आखिर जाओगे कहाँ। और वो इतनी जोर से सिक्कों को फेंकता है कि वो जा करके उस लकड़ी में ही धंस जाते हैं। आगे उन एग्जामिनर द्वारा सारे माल को जब्त कर लिया जाता है। ये हम देखते हैं कि शी हुआंग उन रॉबर्स के पूरे इलाके को आग लगा देता है। अब वो एक जोरदार सीटी के जरिए अपने घोड़े को बुलाता है और हम देखते हैं कि शी हुआंग अब वहाँ पहुँच चुका था जहाँ उस डीन और ड्रैगन के साथ सारे लोग मौजूद थे। यहाँ उसका क्लासमेट डीन को सारी बातें बता रहा होता है कि शी हुआंग एक मामूली इंसान नहीं बल्कि जीनियस है, क्योंकि एक जीनियस ही होता है जो ब्लू वुल्फ किंग को लीड कर सकता है और उससे कुछ करवाने के लिए राजी कर सकता है। आगे शी हुआंग वहाँ पे पहुँचता है जिसकी सभी तारीफें करने लगते हैं। यूफे उसे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे पास ये आइडिया कहाँ से आया कि तुम वुल्फ किंग से मदद लो। यहाँ डीन भी उसकी तारीफें करने लगते हैं कि तियानजाओ असेसमेंट को पूरे करने के लिए 3rd लेवल्स होते हैं और इन तीनों लेवल्स को पार करने के लिए टोटल 7 डेज दिए जाते हैं, लेकिन अब तक की हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं हुआ जो सिर्फ आधे ही दिन में 2 मोस्ट डिफिकल्ट लेवल्स को पूरा कर लेता है। अभी तो सूरज ढलना बाकी है, मीन्स के पूरा आधा दिन बचा हुआ है, जिसमें वो 3rd लेवल भी पास कर जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग वो एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। तो ये हमारी तियानबे एकेडमी के लिए कितनी गर्व की बात है और आने वाले स्टूडेंट्स इसकी हिस्ट्री जान के काफी ज्यादा प्रेरित होंगे। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट चेयर करने लगते हैं शी हुआंग के लिए, और वहीं जो दूसरी ओर ली फैमिली के बंदे होते हैं वो मुंह सड़ा के खड़े थे। यहाँ शी हुआंग उस ड्रैगन गार्ड की अब टांग खिंचाई करने लगता है, ये कहते हुए कि ड्रैगन गार्ड अब आप तो सेटिस्फाइड हो ना कि मैंने उन 2 लेवल्स को बिना किसी की मदद लिए खुद से ही कंप्लीट किया, और अगर आपको शक है तो आप जाके फिर से रीचेक करवा सकते हो कि मैंने इसमें कोई चीटिंग नहीं की है। यहाँ शी हुआंग बार बार उस ड्रैगन गार्ड से यही पूछे जा रहा था, जिससे वो ड्रैगन गार्ड खिसियाते हुए उससे कहता है कि शी हुआंग अब तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। इसमें शी हुआंग उनसे कहता है कि मैंने सोचा कि ड्रैगन गार्ड को अच्छे से समझा दो, क्योंकि उनकी चमड़ी मोटी है ना, उन्हें जल्दी कहाँ चीजें धंसती हैं। फिर ड्रैगन गार्ड चिल्लाते हुए से कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें देख लूंगा। शी हुआंग यहाँ डीन से कहता है कि मैं अब तीसरे लेवल के लिए तैयार हूँ। इस पे डीन यहाँ अनाउंस करवाते हैं कि जो 1st लेवल था उसमें टारगेट को खुद ड्रैगन गार्ड ने ही चुना था। 2nd लेवल के लिए जो टारगेट होता है वो खुद स्टूडेंट चूज करता है। तो रही अब 3rd लेवल की बात जो मेरे द्वारा चूज किया जाएगा, जिसमें सभी इस बात पे मान जाते हैं। तो आगे डीन वहाँ ये अनाउंस करते हैं कि शी हुआंग के लिए मैं एक ऐसा ओपोनेंट चूज करूंगा जिसे शी हुआंग को हराना होगा, और उस ओपोनेंट के हराते ही वो 3rd लेवल भी पास कर जाएगा। जिसपे शी हुआंग उनसे कहता है क्या मैं खुद अपने लिए कोई ओपोनेंट आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। जिसपे डीन उसे कहते हैं कि अगर वो ओपोनेंट बहुत ज्यादा वीक नहीं है तो इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो शी हुआंग होता है वो एक एक करके ली फैमिली के हर एक बंदे को देखता है। सबसे पहली बारी आती है उस ली फैमिली के लीडर ली जियाची की, जिसके बारे में वो सोचता है कि ये तियानबे सिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है जो कि 1 रेल्म से रिटर्न होके आया है, तो ये ओपोनेंट ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट में वो लीफे के बारे में सोचता है। फिर बारी आती है उस ली फैमिली के बटलर की जो हमेशा कॉफी लिए घूमता है। आगे वो उस जनरल ली फियो के बारे में सोचता है जो खुद भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर था। ये सारे के सारे स्ट्रेंथ में हाई पोजीशन पे होते हैं, इसीलिए यहाँ शी हुआंग ली जियांची को एज अपोनेंट के लिए चुनता है। अब यहाँ अपने बेटे का नाम सुनते ही जो ली जीजी होता है वो एकदम गुस्से से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो। ली जियांची की गोल्डन स्पिट अभी अच्छे से कंडेंस भी नहीं हुई है, तो क्या तुम इससे फाइट करके इसे मारना चाहते हो? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? इस पे डीन भी यहाँ शी हुआंग से कहते हैं कि ली जियांची भी हमारे ही एकेडमी का स्टूडेंट है, इसलिए तुम उसे चूज नहीं कर सकते। जिसपे यहाँ शी हुआंग कहता है कि ओ अच्छा समझ गया, वो बहुत ही ज्यादा वीक है ना इसलिए। ये सुनते यहाँ ली जियांची से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट करने की। जिसपे शी हुआंग उसे कहता है कि यार इतनी ही बेइज्जती महसूस कर रहे हो तो मुझे आके फाइट करो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो। जिसपे डीन उसे कहते हैं कि शी हुआंग तुम्हें अपने लिए कोई और अपोनेंट चूज करना होगा।
जिसपे शी हुआंग यहाँ चूज करता है ली फैमिली के उस बटलर को जो हमेशा अपने साथ एक ताबूत लिए घूमता है। अब इसी के साथ सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये फैमिली ने फिर से अपनी चतुराई दिखा दी होती है। वो अपने बटलर को चुपके से एक मेडिसिनल पिल दे देते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा दे। अब यहाँ उनके बीच थर्ड लेवल शुरू होता है और यहाँ डीन दोनों ओपोनेंट को क्या करना है इसके बारे में पूरे रूल्स समझा देते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ जो ड्रैगन गार्ड होता है वो यही सोच रहा होता है कि फर्स्ट लेवल में तो पहले उसने 3 आई वाले गोल्डन लायत को मान दे दी, सेकंड लेवल के लिए इसने खुद ही उन वुल्फ गैंग वाले रॉबर्स को चूज किया और अब थर्ड लेवल के लिए इसने उस बटलर को चूज किया है। तो इसमें जरूर कुछ ऐसी बात है और ये तो इसके लेजेंडरी जीनियस बनने की अब शुरुआत है। आगे जो डीन होते हैं वो ली फैमिली के हेड ली जीफे से पूछते हैं कि इस थर्ड लेवल के ओपोनेंट के लिए तुम्हारी फैमिली से वो बटलर को चूज किया गया है तो क्या तुम इस पे राजी हो। इस बात पे वो तो एकदम 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता और कहता है कि मैं इस पे एग्री हूँ। उसके इस तरह से तुरंत राजी होने से यहाँ जो तियान लॉन्ग होती है वो सोच रही होती है कि जरूर ये ली फैमिली फिर से कुछ चीटिंग करने वाली है, जिसपे यूफी उसे कहती है कि तो हमें इन बेशर्मों को जल्द से जल्द एक्सपोज कर देना चाहिए। जिसपे वो कहती है कि ये तो बेशरम है ही है लेकिन शी हुआंग भी काफी एरोगेंट है। उसने ये सोच लिया है कि ली फैमिली के सारे खानदान को तो वो धूल चटा के ही रहेगा, चाहे उसे किसी भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़े वो अब इससे पीछे नहीं हटेगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बटलर वो पिल लेकर के कल्टीवेशन करने को बैठ जाता है। जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करता है सारे लोग वहाँ पे होटिंग करने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर वहाँ पे शी हुआंग को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये देख के वो बटलर शी हुआंग से कहता है अच्छा हुआ आपने थर्ड लेवल के लिए तुमने मुझे चूज किया है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक होने वाला है क्योंकि तुमने खुद अपने ही हाथों से अपनी मौत को चूज किया है। जिसपे शी हुआंग कहता है कि मुझे तुम्हारी इस नॉनसेंस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनते ही वो बटलर अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। शी हुआंग उसे देखते ही कहता है कि जैसे तुम लोगों की आदत है चीटिंग करने की, इस बार भी जरूर कुछ करोगे लेकिन ऐसा कुछ करना जो मेरी टक्कर का हो। अब यहाँ इन दोनों की फाइट शुरू होती है और दोनों ही अपने अपने अर्थली स्पिरिट्स को एक्टिवेट करते हैं। एक तरफ वो बटलर का जो अर्थली स्पिरिट होता है वो कॉफिन का होता है, दूसरी तरफ जो शी हुआंग का अर्थली स्पिरिट होता है वो ग्रिजली बेयर का होता है। अब यहाँ इन दोनों में जबरदस्त सी फाइट होती है। जो शी हुआंग का ग्रिजली बेयर होता है वो अपनी टीयर द माउंटिंग टेक्निक से उस ताबूत के तो टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देख के जो डीन होते हैं शी हुआंग की तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो जो ड्रैगन गार्ड हो रहा था उसे अब भी आश्चर्य हो रहा था कि इतनी कम एज में इस लड़के में इतना टैलेंट कहाँ से आ गया। तीसरी तरफ वो जो ली फैमिली का हेड होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने अभी उस बटलर को जो शॉकिंग पिल दिया है ये इसकी स्पिरिचुअल पावर को कई हजार गुना ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन हम उसी वक्त देखते हैं कि इस पिल विल का कोई असर नहीं होता। ये दोनों ही अपने अपनी फोर्स लगा करके एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और वहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से बचने के लिए उन सभी को अपने अपने फॉर्म क्रिएट करने होते हैं। जैसे ही वहाँ पे धूल छटती है हम देखते हैं कि वो बटलर औंधे मुंह वहाँ पे गिरा होता है। यहाँ शी हुआंग से कह रहा होता है कि अगर तुमने चीटिंग की करनी थी तो अच्छे से करते, इसमें भी तुम लोग नाकाम रहे। आगे सारे के सारे स्टूडेंट्स शी हुआंग को चीयर करने लगते हैं। डीन ड्रैगन गार्ड को ताना दे रहे होते हैं क्या तुम्हें मुझे कंग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए, जिसपे वो मुंह घुमा के तो पीछे मुड़ जाते हैं कि तभी शी हुआंग उनके पास आता है कि अब मैं इस पूरे तियानबे सिटी का जब तियान जाओ बन चुका हूँ और मेरी सीट कंफर्म हो चुकी है, जबकि अब मेरे पास पावर आ गया है तो मैं इसे यूज करना चाहता हूँ और तियान जाओ बनने के नाते सबसे पहले मैं इस ली जियांची के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि इस ली जियांची ने मुझे मर्डर करने की कोशिश की है। जिसपे वो ड्रैगन गार्ड कहता है कि ली जियांची को यहाँ से ले जाओ और उस पर सख्त कार्रवाई करो और उसे एकेडमी से भी अब एलिमिनेट कर दिया जाएगा और दोबारा उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और दूसरा ऑर्डर मैं ये देता हूँ कि ये जो लीफे है जो सीक्रेट ड्रैगन गार्ड का एक मेंबर भी है, इसने ली जियांची के साथ कोऑपरेट करते हुए मुझे और यूफे को मर्डर करने की कोशिश की। और तीसरा ये कि वो जो 13 गोल्डन स्कॉर्पियन पायरेट्स थे वो भी इनके साथ मिले थे और वो भी ली फैमिली के ही मेंबर्स थे। आगे ये सुनते ही ड्रैगन गार्ड उनसे कहता है शी हुआंग ने जिन जिन का नाम लिया है उन सबको हिरासत में ले लिया जाए। आगे शी हुआंग यही नहीं रुकता बल्कि अपनी 4th कंडीशन में बताते हुए कहता है कि ये जो जनरल जिसका नाम ली फेयू है, ये जनरल होते हुए भी बिना कुछ सोचे समझे कि कौन सही है कौन गलत है अपनी ही फैमिली का साथ दिया और जब मैं इसके पास मदद मांगने को आया तो ये लीफे के साथ कॉर्पोरेट करते हुए इसने मुझे भी मर्डर करने की कोशिश की। तो ये आखिर किस तरह का जनरल है जिसके संबंध उन रॉबर्स के साथ हैं? इसका सबूत मैं इन लीडर्स को देते हुए दिखाना चाहूंगा। आगे शी हुआंग उन्हीं लीडर्स को उस ड्रैगन कार्ड को दिखाता है जो उन वुल्फ रॉबर के ठिकाने से उसे मिला था। और लास्टली यहाँ पे बारी आती है ली फैमिली के हेड उस ली जियाची की। शी उसके बारे में यही कहता है कि इस ली जियाची के भी संबंध उस वुल्फ गैंग के रॉबर्स का जो हेड था जिसका नाम ली फियांग होता है, ये इसका सेकंड ब्रदर था।
अब ये सुनती ली जियांजी वहाँ पर तुरंत ये कहते हुए मुकर जाता है कि वो मेरा ब्रदर जरूर था, लेकिन 10 साल पहले ही मैंने अपनी फैमिली से उसे दखल अंदाज कर दिया। जिस पे शी हुआंग उसे कहता है कि मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे और अपना परला झाड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ कुछ कहने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेते। मैंने उस वुल्फ गैंग के रॉबर से इतने सारे ट्रेजर्स को हासिल किया है, जबकि उस गैंग के लीडर का इस ली फैमिली के साथ कुछ संबंध नहीं है, तो ये सारे के सारे ट्रेजर्स मेरे हुए। आगे शी हुआंग उन्हें ये भी कहता है कि उनके ठिकाने पे मैंने एक ऐसा कॉटेज देखा जिसमें सिर्फ अनाज की बोरियां पड़ी थी। मार्केट प्राइस के हिसाब से वो 10,000 सोने के सिक्के में बेची जा सकती हैं। और अब उन ग्रेन्स को आप मुझे हेल्प करें ताकि मैं ली फैमिली को ही उन्हें रीसेल करूं, वो भी 1 लाख सोने के सिक्कों में। जिसमें उस ड्रैगन गार्ड को भी यहाँ शौक लगता है। वो उससे पूछते हैं जिसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्के हैं, तुम उन्हें 1 लाख सोने के सिक्के में सेल करना चाहते हो? जिसपे शी हुआंग उसे कहता है कि ली फैमिली अब पूरी तरह से टूट चुकी है, तो अब हमारी एकेडमी के इनसे रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं, तो आखिर मुझे ये इन्वेस्टमेंट तो करनी ही चाहिए, आखिर मेरे एकेडमी के सवाल है। यहाँ ड्रैगन गार्ड ना चाहते हुए भी शी हुआंग की सारी कंडीशंस को मान जाते हैं। अब शी हुआंग तो यहाँ ली फैमिली के लिए कुछ जगह ही नहीं छोड़ता, वो पूरी तरह से पस्त हो चुकी थी और उसका जो हेड होता है वो गुर्राते हुए यहाँ शी हुआंग को देख रहा होता है। अगर डीन वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि अब जबकि सारा मैटर सुलझ चुका है तो सभी को वेलकम किया जाता है हमारे तियानबेई एकेडमी में, क्योंकि वहाँ पे समारोह होने वाला है और उस मॉन्यूमेंट पे तियानजो बनने के लिए के अवसर पे शी हुआंग का नाम उस मॉन्यूमेंट पे लिखा जाएगा। ये हमें एकेडमी के उस मॉन्यूमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स यही चर्चा कर रहे होते हैं कि शी हुआंग ने मात्र एक ही दिन में तियानजो बनने के उन 3 लेवल्स को पास कर लिया और ये अब तक की हिस्ट्री में उसने रिकॉर्ड कायम किया है। तो आखिर एक 16 इयर्स का स्टूडेंट तियानजो मॉन्यूमेंट पे अपने नाम को दर्ज करवाने वाला है और इसी तरह का टैलेंट ही उस एक्सकैलिबर शॉट की जो सबसे पहले गार्डियन लू लिंगशी होती है उसमें था। आगे हम शी हुआंग को देखते हैं जो उस मॉन्यूमेंट पे अपने नाम को इनग्रेव कर रहा होता है। आगे सारे स्टूडेंट उसका नाम लेते हुए चिल्लाने लगते हैं और ये जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शी हुआंग के पास यू फे और यू चैन आए थे। अब ये दोनों शी हुआंग से ये मदद मांगती हैं कि उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल नोट्स चाहिए जो कि इस एकेडमी के स्किल पैविलियन के केवल 5th फ्लोर पे ही मिलता है। आगे वो दोनों कहती हैं कि वहाँ सिर्फ तियानजो ही जा सकता है, तो तुम वहाँ पे जाओ और हम दोनों के लिए अलग अलग एक गोल्डन स्पिरिट्स की नोट और एक वुड स्पिरिट की नोट्स हमारे लिए लेकर के आओ। जिसपे शी हुआंग उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे दोस्त हो तो मैं इतना फेवर तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, और वैसे भी मुझे भी उस पैविलियन से कुछ मैजिक स्किल्स लेने थे, क्योंकि ली फैमिली से फाइट करने के दौरान मुझे ये पता चला कि मुझ में भी कुछ स्पिरिचुअल स्किल्स की कमी है। लेकिन यहाँ मन ही मन शी हुआंग ये सोच रहा होता है कि मैंने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया सिर्फ उसी के कारण मेरी स्ट्रेंथ इतनी इंक्रीज हो गई थी कि मैं उनसे फाइट कर पाया था। साथ ही वो ये भी सोचता है कि उसके जो एक्सकैलिबर शॉट के स्पिरिट है उसके साथ के लिए उसे एक कॉम्बिनेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी और इसी चीज को भी स्टडी करने के लिए उसे उस पैविलियन स्किल में जाना ही होगा। इधर शी हुआंग ये सब सोच ही रहा होता है कि यूफे उससे कहती है कि वो अब तक जितने भी स्टूडेंट को जानती है उन सब की मैजिक स्किल्स तो 4th लेवल के अबव गई ही नहीं, जबकि तुम 5th फ्लोर पे जा सकते तो तुम्हें मेरे लिए वो वुडन स्पिरिचुअल स्किल्स लाने होंगे। आगे वो उसे ये भी बताती है कि उस स्पिरिचुअल स्किल के एरिया में तुम्हारे अर्थली स्पिरिट के लिए भी बहुत सारे स्किल्स होंगे, तो तुम वहाँ से भी अपने लिए चूज कर सकते हो। जिसमें यहाँ यू चैन कहती है कि पहले हमें उस स्किल पैविलियन पे चलना होगा, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। आगे ये दोनों शी हुआंग को खींचते हुए स्किल पैविलियन पे ले जाती है, जहाँ का जो लाइब्रेरियन होता है वो यूफे और यू चैन को वहाँ जाने से मना कर देता है। अकॉर्डिंग जो उनके एकेडमी के रूल्स हैं, सिर्फ शी हुआंग ही जो कि अब तियानजो है वो ही उस 5th फ्लोर पे जा सकता था। अब वो जो लाइब्रेरियन होता है वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करता है, जिसे हम देखते हैं कि एक 5 एलिमेंट वाला फॉर्मेशन वहाँ पे ओपन हो जाता है। इस डोर के होते हुए शी हुआंग अंदर जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे स्क्रॉल्स दिखते हैं। अब उनमें से सबसे पहले वो यूफे के लिए एक वुड स्पिरिट का स्किल ढूंढ लेता है। सेकंड स्क्रॉल वो यू चैन के लिए यूज करता है, जो कि गोल्डन स्पिरिट की स्किल्स होती है। जैसे यू चैन उस स्क्रॉल को उठाता है, उसमें एक यूनिक बात ये होती है कि ये बहुत ही पावरफुल होता है, साथ ही वो किसी के भी स्पिरिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता था। आगे शी हुआंग जब खुद के लिए एक स्किल चूज करने जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी ऑरा से वो स्किल खुद ब खुद ग्लो करने लगती है। शी हुआंग यहाँ देखते ही ये समझ जाता है कि यही वो स्किल है जो उसके शॉट के साथ कंबाइन कर पाएगी। अब शी हुआंग को एक और स्क्रॉल दिखता है जिसमें उसे अनलिमिटेड फाइटिंग स्किल्स के सारे स्पिरिचुअल नोट्स बताए गए थे। आगे शी हुआंग उन चारों स्क्रॉल के साथ बाहर निकलता है, जिसपे लाइब्रेरियन उसे आगाह करते हुए बताता है कि तुम इस एकेडमी के पहले स्टूडेंट हो जो इस तरह से ओपनली इंटर कर पा रहे हो इस 5th फ्लोर पे। लेकिन तुम याद रखना, जो तुमने 4 स्पिरिचुअल नोट्स उठाए हैं
तुम्हारी प्रैक्टिस में काफी ज्यादा मदद करने वाली है, सो तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। आगे वो लाइब्रेरियन उसे ये भी कहता है कि अगर तुम तीनों इसे मिल करके यूज करो तो इसके अनलिमिटेड फायदे तुम देख सकते हो। आगे यहाँ शी हुआंग यूफे और यू चैन को उनके स्क्रॉस दे देता है और वो उन्हें लाइब्रेरियन की बात ही बता देता है कि अगर हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करें तो हम तीनों को कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि शी हुआंग डीन के पास जाता है। अब डीन ने स्पेशली शी हुआंग को बुलवाया होता है क्योंकि वो उसे खुद स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहते थे। अब ये सुनकर यहाँ शी हुआंग एक्साइटेड हो जाता है कि उसे अब खुद डीन के द्वारा सिखाया जाएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक मार्क्समैन आया होता है ली जीजी के पास। ली जीजी उसे कहता है कि तुम कौन हो और सडनली मेरे मेंशन में यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे वो मार्क्समैन कहता है कि मैंने सुना है कि ली फैमिली की स्थिति काफी बुरी हो गई है और तुम्हारी हालत देखने से लगता है कि ये जो रूमर है वो सही है कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं रहा। तो मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ कि मैं तुम्हारे ली फैमिली के सारे बंदियों को एक ही बार में रिलीज करवा सकता हूँ। जिसमें ली जीजी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है और कौन है जो हम ली फैमिली पे इतनी मेहरबानी करना चाहता है। तो वो मार्क्समैन उसे बताता है कि जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तियानबेई एकेडमी में कोई तियानजाओ रहे, और वो ऐसा क्यों चाहता है ये तुम मत पूछना, बस ये तुम टोकन रखो, ये जा करके उस ड्रैगन गार्ड को दिखा देना। इस टोकन से ली फैमिली के जो तुम्हारे सारे मेंबर्स हैं वो बच जाएंगे, लेकिन कुछ क्राइम्स के लिए किसी न किसी को तो ब्लेम लेना ही पड़ेगा। यहाँ ली जीजी ये डिसाइड करता है कि वो उस बटलर पे सारा इल्जाम डाल देगा कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है और अब मरने की कगार पे है, तो क्यों ना उसे भी सारे क्राइम का ब्लेम डाल दिया जाए। आगे वो मार्क्समैन वहाँ से चला जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि वही मार्क्समैन एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिल रहा होता है जिसका नाम हीलियो होता है। अब ये हीलियो बहुत ही पॉपुलर रहता है क्योंकि वो उन 5 एलिमेंट वाले वर्ल्ड को आसानी से चेंज कर सकता था। तो वो मार्क्समैन उस हीलियो से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ किसी को मर्डर करने के लिए बुलाया है, तुम्हें उस तियानबेई एकेडमी के शी हुआंग के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी मारना होगा। फिर वो हीलियो से कहता है कि मेरे भी कुछ अपने रूल्स हैं, मैं किसी वीक या ओल्ड पर्सन को नहीं मारता हूँ। जिसपे वो मार्क्समैन उसे कहता है कि तुम सोच लो, ये काम करने के लिए तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा कीमत अदा की जाएगी। वो हीलियो था तो एक मर्डरर ही कैसे अपने रूल्स पे कायम रह सकता है। वो उस मार्क्समैन से एक्स्ट्रा मनी ले लेता है और ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं शी हुआंग को, जिसे डीन सिखा रहे होते हैं कि एक रे कितनी पावरफुल होती है किसी को किल करने के लिए, और जिस किसी के स्पिरिट से वो निकलती है उसके लिए एक थंडर स्टॉर्म की जरूरत होती है जो साल में एक ही बार आता है। लेकिन वो उसे ये भी बताते हैं कि इस थंडरबोल्ट को कैप्चर करने के लिए उसे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, तो बस तुम तैयार रहना क्योंकि अब ये थोड़ी ही देर में होने वाला है। जितने ज्यादा तुम इसके थंडरबोल्ट को कैच कर पाओगे ये डिपेंड करता है तुम्हारी अर्थली स्पिरिट जो कि ग्रिजली बेयर की है इसे कैसे स्टिमुलेट करती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ वो रिचुअल शुरू होता है और 3 अलग अलग बड़े पत्थर रखे होते हैं। से निकलने वाली वेव एनर्जी उस सेंटर में जाके एक्यूमुलेट होती है, जाके सीधा वो शी हुआंग पे गिरती है जिससे शी हुआंग तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ डीन शी हुआंग से कह रहे होते हैं कि तुमने किसी भी हाल में अपनी प्रैक्टिस को रोकनी नहीं है, उसे हर हाल में कंटिन्यू रखना है। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी अर्थली स्पिरिट होती है वो इंक्रीज होने लगती है। आगे शी हुआंग की प्रैक्टिस यहाँ खत्म होती है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। वो डीन से यही पूछ रहा होता है क्या मुझ में इतना टैलेंट नहीं है कि मैं अपने इस ग्रिजली बेयर के ट्रांसफॉर्मेशन को 2 बार नहीं कर सकता। जिसपे डीन उसे बताते हैं कि तुम्हें ये प्रैक्टिस करते हुए 15 डेज हो चुके हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जो ग्रिजली बेयर है वो साइज में अब डबल हो चुका है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5000 पाउंड बढ़ चुकी है, और अपने इस पावर के साथ तुम किसी के भी अर्थली स्पिरिट को आसानी से क्रश कर सकते हो। लेकिन जो शी हुआंग है वो डीन से यही कहता है कि यूफे वुड स्पिरिट के क्वीन है, उसी तरह यू चैन भी गोल्डन स्पिरिट के क्वीन है, तो आखिर क्यों मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन डबल नहीं कर सकता और अब मुझसे क्यों कह रहे हो लो प्रोफाइल रखने को। फिर डीन उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये करना ही होगा, तुम बस ये याद रखना कि तुम्हारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तुम्हारी ये जो ग्रिजली बेयर की अर्थिंग स्पिरिट है वो तो अमेजिंग है ही, तो तुम्हें यह बिल्कुल अच्छे से पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम मेरे सामने यहाँ ट्रिक करने की कोशिश मत करो जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अब चलो यहाँ से निकलते हो कि नहीं कि अब मैं तुम्हें यहाँ पीटूं। यहाँ शी हुआंग चिल्लाते हुए थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। इधर डीन है वही सोच रहे होते हैं अब हमारे एकेडमी में एक ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस होने वाला है जो कि उस एक्सकैलिबर शॉट का अगला शॉट गॉड होगा। अब इस सेंटेंस के बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है।
देखते हैं जिनके पास यूफे और यू चैन आए थे। यूफे शीहुआंग से कह रही होती है कि सुना है डीन ने तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी है, तो इस ट्रेनिंग से तो तुमने बहुत कुछ गेन किया होगा, तो हमें भी उन स्किल्स को दिखा दो कि तुमने क्या लर्न किया है। जिसमें शीहुआंग उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है कि ये एक सीक्रेट है, क्योंकि डीन ने मुझसे कहा है कि मैं इसे लो प्रोफाइल रखूं। आगे वे दोनों उससे कहती है कि जब तुमने हमारी स्पिरिचुअल स्किल्स को लेने में इतनी मदद की है, तो चलो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ट्रीट है। मैं तुम्हें इस तियानबे सिटी के सबसे एक्सपेंसिव विला में ले जाती हूँ, जहाँ पे बहुत ही डिलीशियस फूड मिलता है। अब यहाँ उस विला का नाम सुनते हैं शीहुआंग के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इस तियानबे सिटी की सबसे एक्सपेंसिव जगह थी। शीहुआंग उनसे कहता है इतनी लग्जरियस जगह में जाने की क्या ही जरूरत है। जिसमें यू चैन उससे कहती है कि तुम्हें किस बात का डर है, तुम्हारे पास तो अब इतने सारे पैसे आ चुके हैं। जिसमें शीहुआंग ऐसे कहता है कि तुमने तो कहा था ये तुम्हारी ट्रीट है। यू चैन उससे कहती है कि हाँ ये मेरी ट्रीट है, मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ कि तुम इसके लिए पे करो। यहाँ यूफे भी उससे कहती है कि सभी को पता है कि तियानजो बनने के बाद तुम इस एरिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हो, तो आप कंजूसी छोड़ दो। जिसपे शीहुआंग कहता है तो चलो ठीक है, तुम लोग को मैं ट्रीट दे ही देता हूँ। आगे वे लोग उस विला में पहुँचते हैं और वहाँ जाके ये देखते हैं कि उनके सामने ली फेई, ली जियानची और ली फेयू भी होते हैं, और ये तीनों के नाम वो तीनों एक साथ ही बोलते हैं। यहाँ ली फेई उनसे कहता है कि लगता है किसी में बहुत ज्यादा एरोगेंस आ गया है और वो अपने आप को इतना रिच महसूस कर रहे हैं कि वो इस तरह के लग्जरियस जगह में भी पहुंच पड़े, लेकिन उनकी औकात तो कीड़े मकोड़े की तरह ही रहेगी। यहाँ वो जो जनरल होता है वो भी शीहुआंग से कहता है कि इस पूरे तियानबे सिटी में किसी के ये औकात नहीं वो हमसे मुकाबला कर सके और हमारी गिरफ्त करवा सके। तो इसमें ली जियानची भी पीछे क्यों रहेगा, वो भी यहाँ पे डायलॉग मार ही देता है, याद रखो तुमने पिछले दिनों जो हमारे साथ किया है उसका ली फैमिली तुम्हें सूद समेत 10 गुना लौटाएगी। कि तभी शीहुआंग उनसे कहता है कि मुझे नफरत है अगर कोई मेरी तरफ पॉइंट करते हुए बात करे। उसे कायर कहते हुए शीहुआंग वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्या तुम में हिम्मत है कि मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो? अगर हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, फाइट करके ये डिसाइड कर लेते हैं। जियानची तो यहाँ तंतना जाता है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन वो जनरल उसे रोक देता है। शीहुआंग यहाँ यू चैन और यूफे को वहाँ से चलने को कहता है ताकि वो उन्हें इससे भी बहुत बड़ी और एक्सपेंसिव जगह ले जाए। आगे उन्हें वो ये भी ताना देता है कि अभी अभी जो ली फैमिली है उसने 10,000 गोल्ड ग्रेन्स को 1 लाख गोल्डन सिक्कों में अभी खरीदा है, जिससे इन्होंने खरीदा है वो मैं ही हूँ, और अभी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने औकात से ज्यादा स्पेंड कर सकता हूँ। यहाँ यू चैन शीहुआंग से कहती है कि 10,000 गोल्ड ग्रेन्स के बदले में 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, ये तो वही हो गया कि तुम्हें 10 गुना प्रॉफिट मिला। ये सारी की सारी मनी ली फैमिली की ही तो है, तो अभी के लिए इन्हें अकेला छोड़ दो। अब यहाँ सीन कट होता है और हम उन तीनों को एक नई विला में देखते हैं जहाँ वो अपने फूड को एंजॉय कर रहे थे। ये लोग यहाँ पे यही डिस्कशन करते हैं कि सीक्रेट ड्रैगन गार्ड ने इतनी आसानी से इन तीनों को कैसे बरी कर दिया, जबकि ली फैमिली ने इतने बड़े बड़े क्राइम किए थे और हमें इस तरह से किल करने की कोशिश की थी। और ये भी साबित किया जा चुका था कि ली फैमिली का ही संबंध उन वुल्फ गैंग के रॉबर्स के साथ है। संबंध क्या, वो उस वुल्फ गैंग को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। हाँ, ताकि वो जो 13 घोस्ट गोल्डन पैरेट्स हैं ये भी इन्हीं की फैमिली में से है। ये लोग मर्डर करते हैं, क्राइम करते हैं, ये मर्डर करते हैं, क्राइम करते हैं, इवन की रॉबरी भी करते हैं। तो ये लोग इस तरह से इतने आजाद कैसे घूम सकते हैं? यहाँ यू चैन यूफे से कहती है कि तुम्हें अभी दुनिया की समझ नहीं है। सारे के सारे लोग पैसे और पावर के पीछे भागते हैं, जिसके पास जितनी पावर रहती है तो उसका उतना ही गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन तुम्हारा भी कहना सही है, क्योंकि शीहुआंग ने ली फैमिली को काफी जोरदार हिट किया है। भले वो सीक्रेट ड्रैगन गार्ड कितनी ही हाई लेवल की पोजीशन पे है, हमारी एकेडमी के भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पे प्रेशर बना रहे हैं। साथ ही इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ना कोई तो जरूर है इस पे ली फैमिली रिलाई कर रहा है, और मुझे लगता है कि वही है जिसने ड्रैगन गार्ड को अपना इरादा चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन यहाँ वो ये भी कहती है कि इस तियानबे सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो सीक्रेट ड्रैगन गार्ड को इस तरह से अपने कदमों में झुका सके। जरूरी कोई बाहर का आउटसाइडर ही होगा जो ली फैमिली के चुपके से मदद कर रहा है। इसने जानबूझकर ली फैमिली को शिकार बनाया है ताकि वो शीहुआंग तक पहुंच सके। इसमें सभी यही सोचने लगते हैं कि लेकिन शीहुआंग ने तो किसी को भी ऑफेंड नहीं किया है, तो कौन है जो इससे बदला लेना चाहेगा? या शीहुआंग भी ये सोचने लगता है कि आफ्टर ऑल मैं इतना कुछ करने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। जिसपे यूजन उसे कहती है कि देखो ये कौन बोल रहा है, खुद तियानजो बोल रहा है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें यूफी उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग होना है जैसे कि जब शॉर्ट गार्ड अपेयर होते थे तो सारे के सारे
सारे उनके सामने झुक जाते थे और इस 5 एलिमेंट वर्ल्ड में उनकी शॉट दिखते ही सारे के सारे वहाँ पे सर झुका लेते थे। अब ये सुनते ही यहाँ शी हुआंग डिसाइड कर लेता है कि ये तय रहा कि अब से मेरा गोल यही होगा कि मुझे अगला शॉट गॉड बनना है, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा, जिसकी स्ट्रेंथ इनविंसिबल होगी और किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई उसे बुली कर सके। तो यू चैन उसे कहते हैं कि ठीक है स्ट्रॉन्ग बन जाना, लेकिन उसका क्या जो तुम्हें चैलेंज करने आएंगे, कि जिस तरह तुम्हारा गोल अब शॉट गॉड बनने का है। तियानबे सिटी में अब सबसे ज्यादा पॉपुलर तुम हो क्योंकि यहाँ के तियानजाओ तुम हो, तो सारे लोगों का अब यही गोल होगा कि वो तुम्हें चैलेंज करे, क्योंकि किसी ने भी अब तक ये एक्सपेक्ट नहीं किया है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसके अर्थन स्पिरिट हो वो यहाँ का तियानजाओ बन जाए, क्योंकि अर्थन स्पिरिट वालों को बहुत ही वीक समझा जाता है। तुम्हें अपने आप को इसी तरह से शार्प करना होगा और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अभी पूरे इस इंटायर सिटी में काफी लोग हैं जो तुम्हें चैलेंज करने आएंगे। सभी तुम्हें बीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुम अभी सबसे ज्यादा फेमस हो और तुम्हें बीट करने के बाद वो फेमस बनना चाहेंगे, इसीलिए तुम्हें उनके चैलेंज को जवाब देना होगा। जिसपे शी हुआंग कहता है क्या मेरी अर्थन स्पिरिट वीक है, लेकिन यहाँ मन में सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पता चल जाए कि मैंने डीन के साथ क्या ही प्रैक्टिस की है, तो वे लोग जो मेरी अर्थन स्पिरिट को वीक कह रहे हैं उन्हें मैं वहीं खड़े खड़े मार ना डालूं। यहाँ इस टॉपिक पे इनकी बात चल ही रही होती है कि तभी धड़ाम से दरवाजा खुलता है, एक बंदा वहाँ पे अपेयर होता है। वो इनसे आते ही कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। इस पे शी हुआंग कहता है कि मुझे कोई फाइट नहीं करनी। इस पे वो बंदा कहता है क्या तुम डर गए हो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने से। शी हुआंग उससे कहता है क्या तुम पागल हो, दिख नहीं रहा है कि मैं खा रहा हूँ, मुझे अपने डिलीशियस चिकन पे फोकस करने दो। और क्या तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने कोई पोलाइटनेस नहीं सिखाई है कि इस तरह से किसी की प्राइवेसी को खत्म करते हो। इसमें वो बंदा कहता है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ तो तुम्हें फाइट करनी होगी। जिसपे शी हुआंग उससे कहता है क्या तुम पागल हो भाई। इसपे वो बंदा कहता है कि मैं पागल नहीं बल्कि बाय यूजिंग हूँ और मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने आया हूँ। यू चैंग या शी हुआंग बताती है कि तुम्हारे फेमस होने से पहले ये उन फ्रेशमैन का सबसे बड़ा जीनियस था और ये तुम्हारे तियानजाओ पहनने से पहले मोस्ट फेमस यही था। जिसपे शी हुआंग कहता है कि ओ तो तुम ही थे, तो जरा रुको मुझे अपना फूड एंजॉय करने दो और मुझसे फाइट करने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक मैं खा ना लूं। जिसपे यू चैंग उससे कहने लगता है क्या तू पागल है। शी हुआंग उसे कहता है कि पागल मैं नहीं बल्कि पागल तू है, क्योंकि तूने मात्र एक चैलेंज के लिए इस रेस्टोरेंट का दरवाजा तोड़ कर खोला है और अपनी इम्पोलाइटनेस सबके सामने जाहिर की है। तो इसी इंसिडेंट से देख लो कि दोनों में से पागल कौन है। इसमें यूजिंग उसे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं तुम्हारे जैसे गार्बेज को ये कभी अलाउ नहीं करूंगा जिसकी अर्थन स्पिरिट हो कि वो इस तियानबे सिटी का तियानजाओ बने, और तुम्हारा तियानजाओ बनना इस सिटी के लिए सबसे शर्मनाक बात होगी। वैसा कहते ही यूजिंग वहाँ से गुजरते हुए बंदे का एक शॉट निकाल के उनके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। आगे वो गुस्से से यहाँ शी हुआंग से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ यू चैन शी हुआंग से कहती है कि मुझे ये बंदा तो पावरफुल लग रहा है और उससे भी ज्यादा सनकी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी यहाँ हार एडमिट कर लो। शी हुआंग कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसने मेरी अर्थली स्पिरिट को ऐसा नीचा दिखाया है, वो भी मेरे फेस के सामने। आगे यू चैन नीचे से ही शी हुआंग को ललकारता है तो शी हुआंग ऊपर के फ्लोर से ही जंप करता है। बहुत ही कूल तरीके से वो नीचे उतरता हुआ उस यूजिन पे अटैक करने वाला होता है। यूजी अपने वज्रपन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ इनकी फाइट शुरू हो जाती है जिसमें पड़ना भारी तो शी हुआंग का ही लग रहा था। वो यूजिन बार बार शी हुआंग को ट्रैश गार्बेज यही सब कह रहा होता है और यहाँ अपनी गोल्डन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। उसकी बहुत ही अजीब सी गोल्डन स्पिरिट होती है जो कि टाइगर सील होती है। उसकी गोल्डन स्पिरिट को देखते ही शी हुआंग अपने भी अर्थन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। यहाँ उसका ग्रिजली बियर अपेयर होता है जो उस टाइगर शील से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। उस ग्रिजली बियर के एक ही अटैक से उसकी जो सील होती है वो टुकड़ों में बढ़ जाती है। शी हुआंग उस पे अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है कि पीछे से उस पे अटैक करता है वही कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उस मास्क मैन ने शी हुआंग को मरवाने के लिए काफी अच्छी खासी मनी उसे दी होती है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखते ही यूफी उसे पहचान जाती है कि ये इस तियानबे सिटी का सबसे फेमस और खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसका नाम ह्यू है, ये पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। अब ये दोनों जल्द ही शी हुआंग की मदद करने के लिए जा ही रही होती है कि कोई अचानक से अपने शील्ड से इन्हें ट्रैप कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि ये ट्रैप और कोई नहीं बल्कि ली जीची करता है जो ली फैमिली का हेड था। यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हम इसके अगले सीन में देखते हैं
तभी एंड मौके पे कहानी में ये भी चल रहा होता है कि जो शी हुआंग का एक और एनिमी आ चुका है जो उसे किसी भी हालत में मरवाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस तियान बेई एकेडमी में कोई भी तियान जाओ रहे। इसके लिए वो एक एसेशन हायर करता है जिसका नाम होली होता है। ये हम देखते हैं कि ये एसेशन उस किंगडम में बहुत ज्यादा मशहूर है और उसने काफी ज्यादा मर्डर किए हैं। उस किलर के प्रकट होने से हम देखते हैं कि ली जीजी जो कि ली फैमिली का हेड होता है वो भी वहाँ आ चुका था, और इससे पहले कि शी हुआंग की मदद यूफे और यू चैन कर पाती, ली जीजी उन दोनों को अपनी स्पिरिचुअल पावर से बांध देता है। यहाँ वो उनसे कहता है कि तुम्हें इस मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस देख के यहाँ से मजा लो शो का। जिसपे वो दोनों उस पे ये इल्जाम लगाती है कि अब तुम इतना गिर गए कि शी हुआंग को मारने के लिए एसेसिन्स हायर कर रहे हो। यहाँ ली जीजी इस बात से पूरी तरह इनकार कर देता है कि उसने किसी मर्डर को हायर नहीं किया है, जो कि ये बात तो सच होती है। तो वो कहता है कि मैंने भले ही उस एसेसिन्स को हायर नहीं किया है, लेकिन मेरी फैमिली के लोग देखो कैसे उसकी मदद करते हैं। शी हुआंग और ली फैमिली के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आगे हमें एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी जहाँ पे उस ली फैमिली का वो जो जनरल है ली फैमिली का वो एल्डर सन ली फी आ जाता है। तो यहाँ अपना लंबा चौड़ा अपनी जो पोजीशन है उसका बखान कहते हैं कि आखिर ये दिन दहाड़े कोई एसेशन कैसे किसी को मर्डर कर सकता है। अब इतना तो ये सब वो लोगों को दिखाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो उसी एसेशन की मदद करने आया था। लेकिन यहाँ ये देख के आपस के लोग तो समझ ही जाते हैं कि शी हुआंग और ली फैमिली के बीच बहुत भयानक वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ली फैमिली अब इतना शेमलेस हो चुकी है कि वो इस मर्डर की मदद कर रही है शी हुआंग को मारने के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि जैसा कि इस सीरीज में हर एक पर्सन की गोल्डन स्पिरिट होती है, उस किलर के भी गोल्डन स्पिरिट वो एक्टिवेट करता है जो कि एक बहुत ही बड़ा आईबॉल होता है। इधर वो जो जनरल होता है और लीफे होते हैं वो दोनों अपनी गोल्डन स्पिरिट एक्टिवेट कर लेते हैं। इसे देख के शी हुआंग उनसे कहता है कि अब तुम तीनों मेरे साथ मुकाबला करने के लिए मैदान में तो आ गए हो, लेकिन लगता है तुम लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तुम चाहे 3 रहो या 10 रहो, अब तुम मेरी पावर्स देखो। ऐसा कहते ही शी हुआंग अपने अर्थली स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसका ग्रिजली बेयर जो कि हम जानते हैं कि पहले से अब 10 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, जैसे वो जमीन पे पैर रखता है वो जमीन के टुकड़े हो जाते हैं और उसके पत्थर उड़ते हुए इन तीनों पे जाके अटैक करते हैं। अब इन रॉक्स के तो वो जो लीफे और जनरल होते हैं वो वहीं पे क्रश कर देते हैं, लेकिन वो जो किलर होता है इन पत्थरों के डायरेक्शन को शी हुआंग की तरफ कर देता है, जिससे वहाँ पे खड़ा जो यूजिन होता है उसे लग जाती है। उसे देखते ही शी हुआंग कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, और उसे बड़े आराम से उठाता हुआ वो रेस्टोरेंट की छत पे रख देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी आपस की लड़ाई में ये बेचारा इनोसेंट यहाँ मारा जाए। आगे हम देखते हैं कि वो जनरल अपने मीटियोर शावर अटैक से शी हुआंग पे अटैक करता है, जिसके अटैक को शी हुआंग का ग्रिजली बेयर आसानी से चकमा दे देता है। अब बारी आती है जीफे के गोल्डन स्पिरिट की, जो कि एक गोल्डन एप होता है, लेकिन यहाँ पे वो एप शी हुआंग की ग्रिजली बेयर के सामने में टिक नहीं पाता है, क्योंकि उसके मुकाबले ये काफी छोटा था। आगे शी हुआंग उसके गोल्डन एप को घुमा के जो फेंकता है वो वहीं पे उसकी स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इतने में वो जो एसेशन होता है वो शी हुआंग पे अटैक करता है, जिससे शी हुआंग यहाँ पे हर्ट हो जाता है, और यहाँ पे वो अपने अर्थ ट्रैम्पलिंग का पावर यूज करता है, जिसके कारण जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये देख के वो जो किलर होता है वो अपनी ईविल पावर से यहाँ शी हुआंग पे अटैक करता है, लेकिन शी हुआंग भी अपने आप को एक शील्ड में कवर कर लेता है। अब ये शील्ड इतना पावरफुल होता है कि उस किलर के जो इवल पावर्स होते हैं वो शी हुआंग को टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं, और ये देख के जो ली जीजी था वो हैरान परेशान था कि आखिर इस लड़के में इतनी सारी पावर्स आ कहाँ से गई। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो शी हुआंग पे अपनी शॉट से अटैक करता है, लेकिन यहाँ शी हुआंग का आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसकी शॉट शी हुआंग को भेद नहीं पाती। आगे अब बारी आती है शी हुआंग के अटैक की, और वो उस किलर को दे पंचेस मारता है, जिससे उसकी गोल्डन स्पिरिट भी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये देख के जो लीफे होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करते ही शी हुआंग पे अटैक करने आता है, लेकिन शी हुआंग का आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी यहाँ हड्डियां ही चटक जाती हैं। और वहाँ आसपास लोगों में ये चर्चा होने लगती है कि शी हुआंग ने अकेले ही इन तीनों महारथियों को धूल चटा दी है। ये हल्ला सुन के ही तो उसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन ली जीजी जो होता है वो सनक जाता है, और ये कहते हुए कि ये लड़का वाकई में तियान सौ बनने के लिए रिपुटेशन रखता है। ऐसा कहते ही वो उतर जाता है उस मैदान में उससे फाइट करने के लिए। अब ली जीजी आते ही शी हुआंग पे अपने पंच से अटैक करता है, और जिससे शी हुआंग पीछे चला जाता है, क्योंकि ली जीजी काफी पावरफुल था। शी हुआंग यहाँ उसे कहता है क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तियान बे एकेडमी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी अगर तुम मुझ पे इस तरह अटैक करोगे। जिससे वो ली जीजी कहता है कि तियान बे कॉलेज आखिर मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें आज यहाँ मार ही डालूंगा। कि तभी हम देखते हैं वहाँ यू चैन और यूफे भी आ जाते हैं, जो अपनी अपनी गोल्डन स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेते हैं। इधर ली जीजी भी अपने गोल्डन स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक आर्मर की स्पिरिट होती है। अब ये दोनों लड़कियां अपने
गोल्डन स्पिरिट से एक के बाद एक ली जीजी पे अटैक कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ली जीजी का गोल्डन स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण वो यूफे के जो गोल्डन स्पिरिट्स के रूट्स होते हैं उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखते ही ये दोनों फिर से अपनी गोल्डन स्पिरिट को एक्टिवेट करती हैं। यहाँ शी हुआंग भी उनके साथ ही उस ली जीजी पे अटैक करता है, लेकिन ली जीजी वाकई में काफी पावरफुल होता है और उस पे इसका कोई असर नहीं होता। कि तभी शी हुआंग सोचता है कि उसके पास तो उस एक्सकैलिबर शॉर्ट की एक और स्पिरिट भी है जिसके बारे में वो भूल ही चुका है। लेकिन फिर यहाँ सोचता है कि अगर उसने इस गोल्डन स्पिरिट को अभी एक्टिवेट कर दिया तो उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अभी वो अपने सुजुकी स्पिरिट को रिवील नहीं कर सकता सबके सामने। कि वो यहाँ ये कहते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अब मुझे हमेशा इनकी ये बुलनेस का सामना करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जो यूशैन होती है और यूफे होती है वो अपनी अपनी गोल्डन स्पिरिट्स की पावर को कंबाइन कर लेती हैं और एक ऐसा वेपन तैयार करती हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस वेपन की कोलैबोरेशन वो लोग शी हुआंग के साथ करते हैं, जिसके कारण अब शी हुआंग के पास वो खतरनाक से शॉट आ चुकी है और यहाँ इन तीनों की पावर्स अब एक ही साथ इकट्ठा हो चुकी हैं। सो तभी अब इस होता है जहाँ हम देखते हैं शी हुआंग अपने उसी शॉट से उस ली जीजी पे अटैक करता है। शी हुआंग के उस पावरफुल अटैक को वो सप्रेस नहीं कर पाता, इसीलिए उसका जो गोल्डन स्पिरिट होता है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे ली जीजी फिर से अपने शॉट से शी हुआंग पे अटैक करता है। ये देखते हुए जो यूचैन और यूफे होते हैं वो फिर से अपने उस पावर को कंबाइन करते हुए उसी शॉट से उस पे अटैक करते हैं और इस अटैक को ली जीजी अपने सिर्फ एक फिंगर से ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन जैसे ही ली जीजी आगे शी हुआंग पे अटैक करता है, शी हुआंग अपने वायलेंट पंचेस से उस पे अटैक करता है, जिससे वो ली जीजी दूर जा गिरता है। अब ये देख के वो ली पे यहाँ पे हैरान रहता है कि आखिर उसके फादर जो कि इतने पावरफुल हैं, वो आखिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन पावर को क्यों नहीं डिफीट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों अभी अपने माइंड स्टेट में हैं जो वो आसानी से अपने एक ही हाथ से क्रश कर सकते हैं। जिसमें वो जनरल ली फेयू बताता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन तीनों ने अपने अपने गोल्डन स्पिरिट्स को कंबाइन कर लिया है और इन तीनों के पावरफुल कॉम्बिनेशन से एक ट्रायो यहाँ बन गया है जिसे हराना बहुत ही मुश्किल है और इनका ये ट्रायो बहुत डेंजरस है, क्योंकि इस ट्रायो में ये जो दो लड़कियां हैं वो अपने अपने गोल्डन स्पिरिट्स में क्वींस हैं। इनके जो गोल्डन स्पिरिट्स के पावर है इस पावर्स में क्वीन लेवल पे पहुंच गई है और इन तीनों में जो सबसे वीकेस्ट पास ये ग्रिजली बेयर है वो भी पहले के मुकाबले अब 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10 पाउंड से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि इन दोनों लड़कियों की पावर के बराबर ही है, क्योंकि वो अब अर्थ बेयर किंग है। साथ ही शी हुआंग को देखने से लगता है कि उसके पास एक अननोन कल्टीवेशन की टेक्निक है जो दिन ब दिन उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर करते जा रही है और इन तीनों के कंबाइन स्किल्स के कारण ये 3 किंग स्पिरिट्स बन गए हैं। इन्हें एक हाई लेवल के कल्टीवेटर के लिए भी डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आगे ये तीनों मिल करके फिर से उस पे अटैक करते हैं, जिसे हम देखते हैं कि वो इसे आसानी से डॉज कर लेता है और फिर यहाँ इन दोनों के बीच एक डायलॉग बाजी शुरू हो जाती है। इसमें शी हुआंग कह रहा होता है कि तुम्हें तियानबे एकेडमी के स्टूडेंट को मारने के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए और इस तरह की तुम कॉन्स्पिरेसी जो कर रहे हो इसके लिए तुम्हें जवाबदेह होना होगा। जिसपे वो ली जीजी कहता है कि मुझे गुस्सा दिलाने का परिणाम तो तुम लोगों को यहाँ भुगतना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इधर ये तीनों भी अपनी अपनी गोल्डन स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेते हैं एक साथ ही। और यहाँ हम देखते हैं कि इन तीनों के ये ट्रायो मिल करके फिर से उस पे अटैक करते हैं, जिसपे इस बार वो ली जीजी पस्त हो जाता है। अब यहाँ इस बात का फायदा उठाते हुए यूचैन उसे कहती है कि इससे पहले कि ये फिर से अपने आर्मर को अपने हाथों में ले ले और अपने गोल्डन स्पिरिट को एक्टिवेट करे, यही मौका है, हमें इसे यहीं पे किल कर देना चाहिए। यूफे भी यहाँ पे यही कहती है कि यही सही मौका है, इसे यहीं पे मार डालो। ये देखते हुए वहाँ जो आसपास के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब शी हुआंग उस ली जीजी को मारने वाला है। अब ये उस तियानबे सिटी में होने वाली घटनाओं का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट होगा। अब उनमें से एक आदमी वहाँ कहता है कि इस एक्साइटेड मोमेंट को तो मैं जल्द से राइट डाउन कर लूंगा। अब ये देखते हुए कि उसके फादर पे वो ट्रायो अटैक करने वाली है, यहाँ लीफे कहता है कि किसी भी हाल में अपने फादर की मदद करनी होगी, जिसपे वो जनरल उसे रोकते हुए कहता है कि अभी तुम वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से वहाँ मामला और बिगड़ सकता है और हमें और ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ सकती है। सारे लोग हम पे हंसेंगे क्योंकि एक ट्रायो जो अपने स्टेट माइंड के लेवल पे है उसके साथ फाइट करने के लिए हमने ली जीजी की मदद की, तो ये बात काफी शर्मनाक होगी क्योंकि तुम्हारे फादर की पोजीशन बहुत हाई है और उसे बहुत ज्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता है, इसलिए वो सभी वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि दुम दबा के भाग जाते हैं। यहाँ ली जीजी भी यही सोचती
सोचता है कि अभी मैंने यहाँ इनसे फाइट की तो हर हाल में मैं फाइट हार जाऊंगा और ली फैमिली को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी, तो अच्छा है कि मैं भी यहाँ से चला जाऊँ। तो अभी मैं यहाँ से चला जाता हूँ और इनसे मुझे कैसे निपटना है इसके लिए मुझे काफी टाइम मिलेगा। अब सारी ली फैमिली के वहाँ से विड्रॉ करने के बाद एक न्यू कैरेक्टर वहाँ पे एंट्री लेती है। ये जो लीडर होती है वो उस पूरे तियानबे सिटी के युनताओ वीला होती है, क्योंकि उस पूरे सिटी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। उसके लीड से पहुंचते ही यहाँ यूचन उससे कहती है कि आप थोड़ी जल्दी नहीं आ गई यहाँ पे, क्योंकि ली फैमिली तो काफी पहले ही यहाँ से जा चुकी है। यहाँ यूफे उनसे कहने लगती है मिलिए इनसे, ये है इस तियानबे सिटी की फेमस युनताओ वीला, और अगर हम फ्यूचर में इनकी लेट कमिंग की वजह से भी मर जाए ना तो भी ये आके कहेंगे कि हम टाइम पे ही आए हैं। यहाँ शिहुआंग यूफे को चुप रहने के लिए बोलता है क्योंकि कुछ ज्यादा ही वो बोल चुकी थी। अब यहाँ पे वो जो लेडी होती है वो कहती है कि आज जो यहाँ पे कुछ हुआ उन सब का कॉम्पेंसेशन मैं दूंगी। सुन के वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो भी चीयर अप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब फ्री का फूड मिलने जो वाला था। आगे वो जो लेडी होती है उन तीनों को एक एक स्नो लोटस पेटल देती है, ये कहते हुए कि सबसे पहले तुम इसे ले लो क्योंकि इससे तुम्हारी सारी इंजरीज ठीक हो जाएंगी। और वो इस पेटल को लेके ये तीनों सबसे पहले अपने आप को हील करते हैं। आगे वो लेडी यहाँ अनाउंस करती है कि अभी से तुम लोगों के लिए यहाँ पे मिलने वाले सारे के सारे फूड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। साथ ही अगर तुम तीनों कभी भी इस विला में वापस आते हो तो तुम्हें यहाँ रहने के लिए सिर्फ इसके आधे प्राइस ही चुकाने होंगे। और हमारी ये जो विला है सिर्फ तुम लोगों के लिए स्पेशली, और साथ ही सिर्फ तुम लोगों के लिए हमारी ये जो विला है एक ऐसा इंडिपेंडेंट कोर्टयार्ड अरेंज करेगी जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही रेस्ट करने के लिए बनाया गया होगा। साथ ही उस कोर्टयार्ड में तुम लोगों के लिए एक स्पेशल प्लेस भी अरेंज किया जाएगा। और रही बात उस ली फैमिली की, तो उससे भी तुम लोगों को जस्टिस जरूर मिलेगा, जो कि ये होगा कि मैं खुद तुम लोगों के साथ यहाँ पे क्या हुआ इसकी गवाही दूंगी, और आगे जब भी इसकी कार्रवाई होगी तो हम हमेशा आप ही के पक्ष में होंगे। जिसपे यूचन उसे कहते हैं कि ठीक है, हम इस बात से सहमत है और हम देखते हैं कि आगे ये जो विला का ऑनर है हमारे लिए कैसे उस ली फैमिली से जस्टिस हासिल करता है। और यहाँ का लैंडलॉर्ड अगर ये ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर हम इंपीरियल कैपिटल जाएंगे और वहाँ से जो मेरी फैमिली है वो इस विला में अक्सर आती रहेंगे और यहाँ की जो कॉम्पेंसेशन है इसका लाभ उठाएंगे। इससे वो लेडी उनसे कहती है कि मुझे ये पता है कि आगे क्या करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसा कहते हैं यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में उसी लेडी को देखते हैं जो उन तीनों को एक स्पेशल जगह लेके आती है और उनसे कहती है कि आज रात आपके लिए एक बैंक्वेट प्रिपेयर किया गया है, तो आप लोग इस बैंक्वेट का यहाँ मजा ले सकते हैं और मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी। अब यहाँ सीन कट होता है, अगले सीन में हम उस लेडी का असली रूप दिखता है जिसके पास वही एसेशन आया था जिसने शिहुआंग को मारने के लिए उस मार्क्समैन से अच्छी खासी रकम ली होती है। वो एसेशन उसे ग्रीट कहता है मैडम कहते हुए, और यही इसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। हमें बात ये पता चलती है कि वो जो विला की ओनर होती है वो खुद उस किलर की हेड होती है। आगे वो एसेशन खुद विला के ओनर के पास आता है जिसे वो डांटते हुए कहती है कि हम किलर्स और हमें अपने टारगेट को बिना किसी सबूत के मारना यही हमारा प्रोफेशन है, और तुम्हें इतने सारे रिसोर्सेज देने के बावजूद भी तुम उसे मारने में नाकाम रहे, तो हमारी किलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम जैसे बंदे का होना किसी नाकामी से कम नहीं है। आगे वो किलर यहाँ अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि अगली बार मैं शिहुआंग को पूरी तैयारी के साथ मारने के लिए प्लान बनाऊंगा। जिसमें ओनर कहती है कि तुम्हें यहाँ सावधान रहना होगा क्योंकि जो शिहुआंग और उसके साथ दो लड़कियां हैं वो उस तियानबे के जीनियस स्टूडेंट्स में से एक है, जिन्हें खुद उस तियानबे एकेडमी का जो डीन है उन्हें सपोर्ट करता है। और आज को हुई इस घटना के कारण वो डीन काफी सतर्क हो गया है और मुझे लगता है कि वो इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। जिसमें वो किलर उस ओनर को एक न्यू प्लान के बारे में सजेस्ट करते हुए बताता है कि क्यों ना हम उस घोस्ट शॉट का यूज करें शिहुआंग को मारने के लिए, क्योंकि वो जो घोस्ट शॉट है अब तक के कई लोगों की जान ले चुकी है। वो शॉट इतनी पॉइजनस और कर्स्ड है कि खुद इस विला की ओनर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए वो ओनर ये कहते हुए इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि सभी के चेहरे शिहुआंग पहचानता है, इसीलिए किसी न्यू बंदे को उस घोस्ट शॉट के साथ उसके कमरे में भेजो। लेकिन याद रहे कि जब वो अकेला रूम में रहे तभी ये काम करना। साथ में उसे ये भी बताती है कि इस प्लान के बारे में उस ली जीजी को इन्फॉर्म कर दो ताकि वो उस डीन को इस मामले से किसी भी तरह से ल्यूर करके अलग ले जाए और हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए शिहुआंग को मारने के लिए। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिहुआंग कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसे देख रही होती है ये दोनों लड़कियां और आपस में बात कर रही होती हैं। इतनी खूबसूरत दो लड़कियां इसके सामने बैठी है और ये बंदा कल्टीवेट कर रहा है। जिसपे यूफी यहाँ शिहुआंग के बारे में एक बात बताते हुए कहती है कि बचपन की बात है, ये बहुत पतला दुबला हुआ करता था, लेकिन जो इसकी टेम्परमेंट थी वो किसी डोंकी से कम नहीं थी। ये इतना जिद्दी था कि अगर कोई भी इसे बुली करता तो किसी भी हाल में वो उनसे दूर नहीं भागता था बल्कि उनका डट के सामना करता था। इवन कि ये बहुत कमजोर होने के बावजूद भी हर वो कोशिश करता था कि दूसरे लोग इसे किसी भी तरह से बुली ना कर पाए। ये बचपन
बचपन से ही ऐसा है, जब भी इसे कोई बुली करता है तो इस चीज को ये एज अ मोटिवेशन की तरह यूज करता है ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन पाए। इस बात पे यूजैन उसे देख के हंसते हुए कहती है कि तुम ही उसे प्रैक्टिस करते हुए एंजॉय करो, मैं तो चली सोने। अब यहाँ आधी रात बीत जाती है और शिहुआंग अपने कमरे में होता है और यही सोच रहा होता है कि वो ली फैमिली उस किलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हीलियो है उसके साथ मिलकर के मुझे क्यों मारना चाहती है। तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है। एक बंदा वहाँ पे एक बड़े से बॉक्स के साथ वहाँ पे आता है तो उसे बताता है कि ये उस विला के ओनर की तरफ से दिया गया कॉम्पेंसेशन है। ये एक ट्रेजर वेपन है जो खास आपको देने के लिए कहा गया है। आगे शिहुआंग उस बॉक्स को ले लेता है और जैसे ही उस बॉक्स के अंदर रखी उस घोस्ट ट्रेजर को शिहुआंग टच करता है वो एक अलग डायमेंशन में ही चला जाता है और उस घोस्ट शॉट की जो स्पिरिट रहती है वहाँ पे शिहुआंग भी अटैक करती है। लेकिन यहाँ पहले शिहुआंग अपने एक्सकैलिबर शॉट का यूज करते हुए उस डायमेंशन से बाहर आता है और फिर उस घोस्ट शॉट को कई पीसेस में कट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर से उस घोस्ट शॉट की जो स्पिरिट होती है वो अपेयर होती है और शिहुआंग पे अटैक करने लगती है। इस पर शिहुआंग की जो एक्सकैलिबर शॉट होती है उसकी गोल्डन स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है जो कि सुजुकी बर्ड होती है। अब उसकी ये बर्ड उस स्पिरिट को तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे वो स्पिरिट डिस्ट्रॉय होती है हम देखते हैं शिहुआंग एक अलग रियल में पहुंच जाता है। यहाँ शिहुआंग के सामने वही शॉर्ट गॉड जाओ पोजिन अपीयर होते हैं। उसे बताते हैं कि जो चीजें तुम यहाँ पे देख रहे हो वो मेरे इस गॉड स्टोन की रेस की वजह से है और इस रियल में सिर्फ वही अपीयर हो सकता है जिसे उस एक्सकैलिबर शॉट ने अपना मास्टर चूज किया है और सिर्फ मेरी ही अप्रूवल की वजह से तुम यहाँ पे आए हो और मुझे देख पा रहे हो। आगे यहाँ शॉर्ट गॉड एक छोटी सी हिस्ट्री उसे बताते हैं उन्होंने किस तरह से उन गॉड्स को अपनी इस तलवार के जरिए मारा था क्योंकि वो गॉड्स बहुत ज्यादा लालची हो गए थे और उनके द्वारा बनाई गई इस 5 एलिमेंट के वर्ल्ड को अपने अनुसार चलाना चाहते थे। और वो जो करप्टेड गॉड्स थे इस 5 एलिमेंट के जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स या कल्टिवेटर्स थे उनके स्पिरिट स्टोन्स को वो वाइप आउट कर रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें मार दिया लेकिन मुझे अपनी इस 5 एलिमेंट वर्ल्ड के फ्यूचर की चिंता थी। आगे इसका परिणाम जानने के लिए कि मेरे इस 5 एलिमेंट वर्ल्ड का फ्यूचर क्या है मैंने उस ड्रीम एलिमेंट मेथड का यूज किया जिसकी भविष्यवाणी से मुझे ये पता चलता है कि एक ऐसा जादूगर यहाँ पे आएगा जिसकी डेमन एपिटाइट होगी और वो पूरी तरह से मेरे इस वर्ल्ड को तबाह कर देगा। इसलिए मैंने उस तियानबे एकेडमी में अपने शॉट को समाहित कर लिया। अब जो कोई भी मेरे उस एक्सकैलिबर शॉट को उस तियानबे एकेडमी की विरासत पत्थर से निकालेगा वही अगला शॉट गॉड होगा और मेरी सारी पावर्स उसे ही इनहेरिटेंस होंगी। वही होगा जो उस डिवाइन जादूगर को मारेगा और मेरे इस 5 एलिमेंट वर्ल्ड के सारी ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करेगा। और अब जबकि मेरी इस एक्सकैलिबर शॉट ने तुम्हें अपना मास्टर चूज किया है और तुम ही हो जिसने मेरे उस एक्सकैलिबर शॉट को इनहेरिटेंस किया है। अब चूंकि डिस्नी ने तुम्हें चूज किया है तो तुम्हें उस डिमन जादूगर को मारना होगा। इसलिए यहाँ शिहुआंग उससे पूछने लगता है कि आखिर वो जादूगर दिखता कैसा होगा और मैं उसे कैसे मारूंगा और अभी वो कहाँ है और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिस पे शॉर्ट गॉड कहते हैं कि मैं भी ये नहीं जानता। तो शिहुआंग उनसे पूछता है कि आप मुझे इसके बारे में कोई हिंट दे सकते हैं। जिस पे शॉर्ट गॉड उन्हें बताते हैं कि ये सारे जो मैजिशियंस होते हैं इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन इनके बारे में एक चीज याद रखो कि इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एक टैबू होती है। इसके अकॉर्डिंग तुम इन्हें ढूंढ पाओगे। आगे शॉर्ट गॉड उसे कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा और मेरे यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं तुम्हारे इस मिशन को एडवांस में बता सकूं और तुम्हें एक ऐसी टेक्निक दे सकूं जिससे तुम अभी जिस झंझट में फंसे हो तुम उससे अपनी लाइफ को आसानी से सेव कर पाओगे। आगे वो शिहुआंग को वहाँ लाइफ सेविंग टेक्निक्स देते हैं। इसमें शिहुआंग उनसे कहने लगता है कि वो मात्र एक मामूली सा डिसिपल है जो सिर्फ अपने लव वंस को प्रोटेक्ट करना चाहता है और अगर कोई उसे बुली करे या उसके फ्रेंड्स को परेशान करे सिर्फ वो उनके लिए फाइट कर सकता है। जिस पे शॉर्ट गॉड उसे कहते हैं कि उसके जो 5 एलिमेंट वर्ल्ड के ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जल्द ही एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं और उनका जो वर्ल्ड है वो जल्दी डिस्ट्रॉय भी होने वाला है। तो तुम्हें जल्द करना होगा और अपने उस एक्सकैलिबर शॉट का यूज करते हुए अपनी सारी शक्तियों को कल्टीवेट करना होगा। ये याद रखना होगा कि तुम्हें उनकी प्रोटेक्शन के लिए डेस्टिनी ने तुम्हें चूज किया है। इस पे शिहुआंग उसे कहता है कि ठीक है अगर मुझे वर्ल्ड को सेव करना है तो मुझे आपको ऐसा मैजिकल वेपन तो दो जिससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड और भी ज्यादा हाई हो जाए और वो और भी ज्यादा अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर पाए। जिसपे शॉर्ट गॉड उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास पहले ही दो गोल्डन स्पिरिट्स हैं। तुम्हारे खुद की जो ग्रिजली बेयर वाली अर्थली स्पिरिट है इसलिए तुम्हारे पास मेरी वो एक्सकैलिबर शॉट है जिसके खुद की वो गोल्डन स्पिरिट है। अब ये दोनों पावर्स ऐसी है जिससे गॉड भी जेलस होते हैं। तो आगे तुम्हें और क्या चाहिए, इतना लालच करना ठीक नहीं। उनके इतना कहते ही यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिहुआंग को देखते हैं जो कि अब उस रल्म से बाहर आ चुका था कि तभी यूफे और यूचैन उसके पास आके पूछते हैं कि हमने कई सारी आवाजें तुम्हारे कमरे से सुनी थी, क्या तुम पे किसी ने हमला किया है।
तभी शी हुआंग अपने उस एक्सकैलिबर शॉर्ड की आइडेंटिटी छुपाता है और उसे एक नॉर्मल शॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उन्हें बताता है कि तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि मेरे साथ अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। थोड़ी देर पहले ही मुझे एज अ कॉम्पेंसेशन एक शॉट पेश किया गया था और उस शॉट के स्पिरिट ने मुझ पे हमला किया। अब ये बात सुन के यूफी यहाँ बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि ये यूनताई विला की जो ओनर है बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि हमारा और उस ली फैमिली का काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जानने के बावजूद भी तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे उसने कोई गार्ड को अपॉइंट नहीं किया। इसका मतलब यही है कि ये ओनर भी इन लोगों के साथ ही मिली हुई है। आगे वो ये कहते हुए कि मेरा तो मन कर रहा है कि इस पूरे विला को डिस्ट्रॉय कर दूं। यूजन उसे शांति से काम लेने को कहती है। आगे ये तीनों मिल करके उस घोस्ट शॉट को एग्जामिन करने लगते हैं। आगे शी हुआंग उन दोनों से यहाँ पूछ रहा होता है, क्या तुमने कभी किसी डेमन जादूगर के बारे में सुना है जिनकी बॉडी एक लाश की तरह होती है? ये दोनों इसके बारे में यहाँ नहीं जानती थी, इसलिए मना कर देती हैं। आगे यहाँ शी हुआंग उस किलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हीलियो होता है इसके बारे में इन लोगों से पूछता है, जिसपे यू चैन उसे बताती है कि मुझे जितनी जानकारी है इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी को मारने के लिए हायर किया जाता है। तो इस हीलियो ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे होते हैं बिना कुछ सोचे समझे और बिना कोई हेजिटेशन के उसे मार ही डालते हैं। आगे यहाँ शी हुआंग उस शॉट की बनावट को देख करके पूछने लगता है, तुम लोगों को वाकई में लगता है कि ये शॉट किसी डेमन मास्टर ने बनाई होगी? क्योंकि मादर इसे छूते ही इसकी जो स्पिरिट है वो बाहर निकलती है और इसे छूने वाले को एकदम से समाप्त कर देती है। तो यूचन उसे बताती है कि कोई नहीं जानता कि इनके ये हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये जो किलर ऑर्गेनाइजेशन हीलियो है ये काफी स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं। आगे वो शी हुआंग को ये भी बताती है कि इस 5 एलिमेंट वर्ल्ड को 3 एम्पायर्स में डिवाइड किया गया है। जिस किलर ऑर्गेनाइजेशन हीलियो के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एम्पायर की इंपीरियल सिटी में होते हैं। अब ये इंपीरियल सिटी वो होता है जहाँ पे किंग्स और बहुत सारे ऑफिशियल जनरल रहते हैं। आगे इन तीनों एम्पायर्स को अगले 3 डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड किया गया है। अब ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस पैमाने पे किया जाता है कि वो कितने बड़े हैं या छोटे हैं। आगे यू चैनो से एक एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह समझाती है, जैसे शी हुआंग और ये दोनों लड़कियां हेवनली ड्रैगन एम्पायर से बिलोंग करती हैं, जो कि उस एरिया के इंपीरियल कैपिटल के बिलो होता है। अब उस इंपीरियल सिटी के 3 अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं के मेजर सिटी से ये लोग बिलोंग करते हैं और यहाँ के जो रिचेस्ट पीपल रहते हैं सारे के सारे लोग इनका सपोर्ट करते हैं। मींस कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप साफ साफ शब्दों में ये समझिए कि तीनों एम्पायर में से हर एक एम्पायर में एक इंपीरियल सिटी होता है। अब उस इंपीरियल सिटी के आगे फर्दर 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर उस एक एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन में 4 अलग अलग रीजन्स के हिस्से किए जाते हैं। और ये हमारे एम्पायर का जो हीलियो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये बाकी के उन 2 एम्पायर्स में भी होगा। मींस कि ये हीलियो ऑर्गेनाइजेशन इस 5 एलिमेंट वर्ल्ड के कई हिस्सों में होगा। ये सुन के यहाँ शी हुआंग बहुत ही हैरान रह जाता है कि उसके पीछे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पूरी एम्पायर पड़ी है और इसी मिशन को पूरा करना मेरी डेस्टिनी है। जिनके यूजन उससे कहते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम्हारी जो स्पिरिट है वो लो लेवल की है, लेकिन मुझ में तुम्हें काफी पोटेंशियल नजर आता है। जिसपे शी हुआंग उसे कहता है कि क्या तुम ये सब मुझे कंफर्ट देने के लिए कह रही हो? यहाँ यूजन उससे कहती है कि काफी समझदार लगते हो जो जल्दी इस बात को समझ गए। आगे वो शॉट को देखते हुए कहती है कि इस शॉट पे एक ऐसा कर्ज किया हुआ है जो कि जादू करने वाले के खून से ही इस कर्ज को तोड़ा जा सकता है। तो तुमने आखिर इस कर्ज को कैसे तोड़ा जिसकी टेम्परमेंट किसी डोंकी से कम नहीं है? जिसपे शिवांग उसे पूछने लगता है कि अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा। दूसरी तरफ जो यूफी होती है वो उसे चुप रहने का इशारा कर रही होती है कि तभी वहाँ यूफे की टोली पेटल उसे बताती है कि कोई उनकी बातों को चुपके से सुन रहा है। ये लोग यहाँ उसे देखते ही सतर्क हो जाते हैं क्योंकि ये वही किलर होता है। कि तभी हम देखते हैं कि उस किलर के ऊपर भी किसी ने चुपके से नजर रखी होती है। अचानक से वो इस पे अटैक कर देता है और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि डीन ही होते हैं। इससे पहले कि ये लोग इन सब के पीछे कौन है उससे उगलवा पाते, वो किलर अपने मुंह में रखे पॉइजन को खा लेता है, वहीं पे मर जाता है। आगे यहाँ डीन बताते हैं कि वो काफी समय से ली फैमिली पे नजर रखे हुए थे और अब की बार उस हीलियो और ली फैमिली ने एक दूसरे से मिल करके कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। इसी की पड़ताल करने मैं यहाँ पे आया हूँ। इसे देख के यहाँ पे लगता है कि मैं सही वक्त पे आ गया। जिसपे यूफी यहाँ उन सबको बताती है कि मुझे ये यूनताई विला वाले भी कुछ ठीक नहीं लगते। न सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने रहने के लिए हमें इतने सुनसान जगह को अपॉइंट किया है। इस बात को सुनते यहाँ डीन सबको सजेस्ट करते हैं कि हमें अभी के अभी अपने तियानबे एकेडमी लौट जाना चाहिए। अब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन जंगल के रास्ते में ये वही ली चीची इनका रास्ता रोक लेता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक और ली फैमिली का मेंबर होता है जिसका नाम ली हितियान था। अब यहाँ डीन इन दोनों को देख के कहने लगते हैं कि मेरा रास्ता रोकने के लिए सिर्फ तुम दोनों ही आए हो। कि तभी ली चीची ऊपर जोर इशारा करता और हम उसी मिस्टीरियस मैन को देखते हैं जिसने शी हुआंग को मरवाने के लिए उस किलर को हायर किया होता है। आगे वो ये भी बताता है कि मैंने ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाया है जिनका वो
ड्रैगन गार्ड कुछ नहीं कर सकता और जिसके पास तुम दौड़े दौड़े जा रहे हो शिकायत करने के लिए, वो भी इसका कुछ नहीं कर सकता। जिसपे शी हुआंग डीन से कहता है कि हम तीनों मिल करके इस ली जीचे से आसानी से डील कर लेंगे। जिसपे ली जीचे उससे कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, पिछली बार की तरह तुम मुझे यूं ही नहीं हरा सकते, क्योंकि इस बार हमारे साथ वो ड्रैगन वॉरियर भी है। अब ये वही मिस्टीरियस मास्क मैन के बारे में कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी ली फैमिली के बंदे आ जाते हैं, जिसमें वो ली फैमिली का जनरल ली यूफे और वो 13 पायरेट घोस्ट के साथ वो लीफे भी होता है। अब ये सारी की सारी ली फैमिली इन्हें मारने के लिए तन जाती है, जिसे देखते हुए डीन इन तीनों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जल्द निकलो। अब जैसा कि हम सीरीज में जानते हैं कि सभी के पास अपनी अपनी एक गोल्डन स्पिरिट होती है। अब यहाँ फाइट करने के लिए सारे लोग अपने अपने गोल्डन स्पिरिट राइज कर देते हैं। यहाँ शी हुआंग उन दोनों से कहता है कि भले हम अभी उस ली फियो से आसानी से डील कर सकते हैं, लेकिन हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और डीन के कहे मुताबिक हमें यहाँ से अभी जाना चाहिए। अब ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं और इनके पीछे हम देखते हैं कि वो ली फियो अपनी पूरी टीम के साथ इनका पीछा करने लगता है। आगे रास्ते में यहाँ यू चैन शी हुआंग से कहती है, क्या तुम युक्ताई विला की तरफ जाना चाहते हो उनसे मदद मांगने? इसलिए शी हुआंग उससे कहता है कि हम उन पे भी भरोसा नहीं कर सकते, ये लोग भी उससे मिले हुए हैं, तभी तो इन लोगों की हमारी इस लोकेशन का यहाँ पता चला। जिसमें यू चैन उनसे कहती है कि तो हम तुम्हारे आगे का प्लान क्या है, क्योंकि हम डीन को ऐसे उन 3 लेजेंडरी वॉरियर से फाइट करने तो नहीं दे सकते अकेले ही। कि तभी शी हुआंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पे ली फियो को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ और तुम दोनों ध्यान बे सिटी की तरफ जाओ ताकि तुम वाइस प्रिंसिपल को ढूंढ सको, साथ ही ड्रैगन गार्ड को भी इस कॉन्स्पिरेसी की खबर कर देना। जिसपे यू चैन उनसे कहती है कि तो फिर मैं यहाँ रुक जाती हूँ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुम दोनों जाओ और ध्यान बे सिटी से हेल्प ला सकते हो। तो शी हुआंग उससे कहता है कि तुम मेरी बात मानो और यहाँ से जाओ, क्योंकि इनसे निपटने का मेरे पास एक और रास्ता है। यहाँ वो ब्लू वुल्फ किंग के बारे में उन्हें बताता है कि उन्हें इजाजत दे करके ये उनके पैक की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उस ब्लू वुल्फ किंग के झुंड में 1000 से भी ज्यादा वुल्फ्स हैं। शी हुआंग ने अच्छे से जानता था क्योंकि शी हुआंग ने इनकी पहले मदद की थी। इस पे यू चैन उसे केयरफुल रहते हुए एक स्पेशल बटरफ्लाई क्रॉसबो देती है, जिसे यूज करने वाले कल्टीवेटर की पावर से इसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डेफिनेटली तुम इसका अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे। ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं कि तभी शी हुआंग के सामने वही ली फियो आ जाता है, जो शी हुआंग को यहाँ अकेला खड़ा देखिए समझ जाता है कि जरूर वो 2 लड़कियां ध्यान बे सिटी की तरफ मदद मांगने गई होंगी। इसलिए वो अपने 13 पैरेट घोस्ट को उनके पीछे लगा देता है ताकि वो सिटी में जाने से पहले ही उनका रास्ता रोक ले। उनके आधे से ज्यादा लोग उस सिटी के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए चल देते हैं और बाकी कई यहाँ पे शी हुआंग का पीछा करने लगते हैं। आगे शी हुआंग के सामने यहाँ एक बहुत बड़ी खाई आती है, जिसमें वो कूद जाता है क्योंकि ये ब्लू वुल्फ किंग की तरफ जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है। अब यहाँ शी हुआंग को इस डायरेक्शन की तरफ जाते हुए जो ली फियो था वो ये भी समझ जाता है कि इस डिस्परेट तरीके से ये वहाँ पे जा रहा है, इसके जरूर ये ब्लू वुल्फ किंग के पैक की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि वो ली फियो को बताता है कि तुम्हें तो याद ही होगा कि उस ब्लू वुल्फ किंग ने कैसे उन बैंडिट्स को हराया था शी हुआंग की मदद से, तो ये जरूर हमें लियोर करके उसकी तरफ ले जा रहा है ताकि हमें उन ब्लू वुल्फ किंग से मरवा सके। हमें यहाँ शी हुआंग को दिखाया जाता है जो ये रियलाइज करता है कि उसके पीछे वो ली फियो नहीं आ रहा है, तो यहाँ वो समझ जाता है कि जरूर इस ली फियो ने उसके इस प्लान को समझ लिया होगा। यहाँ शी हुआंग भी अपना प्लान चेंज कर देता है और वो जंगल की दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उन दोनों सोल्जर का ध्यान भटका देता है ताकि वो उसकी डायरेक्शन की तरफ ना जा सके। और शी हुआंग को ढूंढते हुए सुबह हो जाती है। अब उनके सोल्जर्स भी यहाँ ली फियो को ये बताते हैं कि उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन शी हुआंग का कहीं आता पता नहीं चला। ली फियो भी यहाँ पे कहता है कि वो भी उस ब्लू वुल्फ किंग की वैली की तरफ गया था, लेकिन वहाँ भी शी हुआंग उन्हें नहीं दिखा। तो अब उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर वो 3 पॉसिबिलिटीज को बताता है। पहला ये कि हो सकता है कि वो यू चैन और यूफे की मदद करने के लिए उस ध्यान बे सिटी की तरफ गया होगा, लेकिन वहाँ पे पहले से हमारे आदमी वो सिटी को ब्लॉक किए हुए हैं। तो अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो उस ब्लू वुल्फ किंग के वैली की तरफ गया होगा, लेकिन उस वैली की तरफ से वो खुद उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं जहाँ उसका कोई अता पता नहीं है। तो बची अब तीसरी पॉसिबिलिटी की, जिसमें हो सकता है कि उसने उस डीन की मदद करने की सोची होगी, जिसमें लीफी उसे कहता है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे लेजेंडरी वॉरियर्स है और वहाँ पे उसका जाना तो हर हाल में उसकी मौत ही होगी। वहाँ आखिर वो कैसे जा सकता है? हो सकता है कि वो यहाँ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से सिंपली भाग गया हो। आगे यहाँ ली फियो सबसे कहता है कि यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम फिर से एक बार उसे चारों तरफ ढूंढे। अब फिर से वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके